दोस्तों नमस्कार। ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पहचान तो लिया ना? वही हूँ, आपका टीचर हूँ, ठीक है। हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुकलीय प्रणाली। अच्छा, बहुकलीय प्रणाली का मतलब क्या है? जिसके अंदर कला ज़्यादा हो? नहीं बेटा, ये मतलब नहीं होता। बहुकला को जानने से पहले आपको एकल कला के बारे में जानना होगा। क्या ज़रूरी थी कि हमने बहुकला को निर्माण किया? एकल कला हमारे पास थी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जिस काम का प्रयोग हम सुई से कर सकते हैं, उसका हम तलवार करेंगे क्या? नहीं। तो कम वोल्टेज के लिए जो कार्य होता है वो एकल कला में संभव है। लेकिन जब हमें घूर्णीय क्षेत्र बनाना हो तो हमें बहुकला की ज़रूरत होती है। ठीक है? एक-एक कर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? चलिए बेटा, तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है सबसे पहले एकल फेज एकल फेज प्रणाली। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि एकल फेज प्रणाली क्या होता है? बिल्कुल, जिसके अंदर फेजों की संख्या कितनी हो? 1 हो। अच्छा, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी? तो देखो, पारेषण को अच्छा बनाने के लिए, यानी कि लंबी दूरी तक हमें सिग्नल को भेजने के लिए हमें फेज प्रणाली की ज़रूरत पड़ी। ठीक है? तो बेटा लिखोगे, पारेषण को आसान बनाने और बिजली को लंबी दूरी तक संचालन करने के लिए किसकी ज़रूरत हुई? फेज प्रणाली की। पारेषण को पारेषण को आसान बनाने तथा बिजली संचरण को बेहतर बनाने के लिए बेहतर बनाने के लिए किसकी जरूरत हुई बेटा? फेज प्रणाली की आवश्यकता हुई। फेज प्रणाली की आवश्यकता हुई। एक-एक करके लिखते चलो बेटा, सब कुछ समझ आ जाएगा। आवश्यकता हुई। तो सबसे पहला क्वेश्चन थी कि भाई फेज प्रणाली की जरूरत क्या है? तो बेटा बिजली और संचरण को आसान बनाने के लिए। फिर आप मतलब भी समझेंगे इसका, डोंट वरी। ठीक है? अब बेटा, फेज शब्द क्या होता है? तो फेज वास्तव में क्या होता है? न्यूट्रल के सापेक्ष मापी गई माप होता है। देखो लिखो बेटा, फेज वास्तव में फेज वास्तव में न्यूट्रल के न्यूट्रल के सापेक्ष मापी गई माप होता है। मापी गई माप होता है। कौन सी माप होता है? वोल्टता माप होता है। न्यूट्रल के सापेक्ष मापी गई वोल्टता माप होती है। अभी बताते हैं कैसे वोल्टता माप होती है। ठीक है? चलिए, बहुत सही। और क्या देखेंगे अपन कि फेजों की संख्या बेटा किससे आधार पर वर्गीकृत की जाती है? इन्हीं फेज के आधार पर। यानी कि आपको बोलेगा फेज प्रणाली का वर्गीकृत किसके अनुसार होता है? तो बेटा इन्हीं फेजों के अनुसार फेज प्रणाली का वर्गीकरण होता है। तो बेटा इन्हीं फेज प्रणाली का वर्गीकरण वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? फेजों की संख्या के आधार पर होता है। अभी बताते हैं बेटा सब कुछ। फेजों की संख्या के आधार पर होता है। ठीक बात? बहुत सही। बहुत सही। अब आखिर क्वेश्चन आता है, सर ये फेज प्रणाली होती कितने प्रकार की है? तो साथियों, ये 2 प्रकार के होते हैं, एकल फेज और बहुकला। देखिए बेटा, फेज प्रणाली के प्रकार। फेज प्रणाली के प्रकार। तो बेटा ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है एकल कला फेज प्रणाली, एक तो आपकी क्या होती है? एकल कला फेज प्रणाली, और दूसरा आपका क्या होता है? बहुकलीय, जिसका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। बहुकलीय फेज प्रणाली। अभी जानते हैं बेटा, डोंट वरी, आप इसके अंदर अच्छे से समझ पाओगे कि ये दोनों चीजें है क्या। ठीक है? चलिए, तो अब शुरू करते हैं बेटा सिंगल फेज प्रणाली। पहला, एकल कला या फिर सिंगल फेज प्रणाली। सिंगल फेज प्रणाली। ठीक है? आइए जानते हैं सिंगल फेज प्रणाली। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे बताओ, आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो कौन सी आती है? तो सर आप कहोगे कम वोल्टेज के लिए हम एकल कला यूज करते हैं। बिल्कुल बेटा, आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो आती है सिंगल फेज, और जिसकी आवृत्ति की संख्या कितनी होती है? 55 हर्ट्ज। लिखो बेटा 50 हर्ट्ज। तो लिखो, सामान्यतः घरेलू सप्लाई घरेलू सप्लाई क्या होती है? एकल कला होती है। एकल फेज की होती है तथा तथा इसकी आवृत्ति कितनी होती है बेटा? 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज होती है। अब आपको बताते हैं एकल कला था, फिर बहुकला की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब जानते हो बेटा आप? इसका मतलब जानते हो 50 हर्ट्ज का? इसका मतलब ये होता है, जहां 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? जैसे आपने पढ़ा था, तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 50 साइकिल 50 साइकिल प्रति सेकंड। इसका मतलब ये है साथियों कि इस साइकिल के द्वारा, यानी कि इस वक्र के द्वारा 1 सेकंड में कितनी साइकिल बनाएगी? 50 साइकिल बनाएगी। यानी एकल कला में, इसको बेटा ऐसे डिनोट करते हैं, सिंगल फेज द्वारा 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितनी साइकिल बनी? तो 1 सेकंड में साइकिल कितनी बनी? तो आप बोलेंगे 50 साइकिल। अच्छा, बहुत बढ़िया, 50 साइकिल। ठीक है? अच्छा, और आप साइकिल की परिभाषा भी जानते हैं कि जहां पर वो पूरा वक्र कंप्लीट करती हो। बिल्कुल बेटा, तो आपका एक साइकिल क्या होती है? आपने पढ़ा है। ठीक है? अब सुनो बेटा, इसका मतलब क्या है? इस एक चक्र में एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक हुई है कि नहीं हुई है? सर, इसका मतलब एक चक्कर में प्रत्यावर्ती ने कितनी बार दिशा चेंज की? 2 बार। तो इधर आओ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि एक चक्र में प्रत्यावर्ती द्वारा, यानी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा
कितनी बार दिशा चेंज हुई, कितनी बार दिशा चेंज हुई, तो आप बोलेंगे कितनी बार परिवर्तन हुआ दिशा में, तो आप बोलेंगे 2 बार। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 सेकंड में 50 साइकिल, यानी कि 1 सेकंड में 100 बार दिशा चेंज हुई, यानी 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ बेटा, 100 बार दिशा चेंज हुई, 100 बार दिशा बदली। सर इससे क्या मतलब, अभी बताता हूँ बेटा, बदली। 100 बार दिशा बदलने का मतलब क्या है, 100 बार जीरो से पास हुई है, इसका मतलब क्या है, एकल कलम में आप 100 बार जीरो पर आ रही है मान, इसका मतलब क्या है, आपके कार्य में क्या आ रहा है, व्यवधान आ रही है, रुकावट आ रही है। और हम क्या चाहते हैं कि इस रुकावट को या इसके समय को कम कर दिया जाए, ताकि हमें क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहे। तो इसीलिए बेटा हमने 3 फेज सप्लाई का जन्म किया। बोलो सही, बिल्कुल सही। अब आगे बेटा, एकल सिंगल फेज के अंदर होता क्या है, तो बेटा सिंगल फेज में क्या होता है, सबसे पहले तो लिखो इसे, सिंगल यानी कि एक और फाई से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब सर एकल फेज में क्या एक ही तार होता है, नहीं बेटा, इसमें भी 2 तार होते हैं, एक फेज का और एक न्यूट्रल का। लिखो बेटा, इस प्रणाली में, इस प्रणाली में कितने तार होते हैं, 2 तार होते हैं, 2 तार होते हैं, जिसमें पहला क्या है, पहला फेज का तार होता है, पहला फेज का, और दूसरा क्या होता है, दूसरा न्यूट्रल का तार होता है, दूसरा न्यूट्रल का तार होता है, न्यूट्रल तार होता है। समझ गए, बहुत अच्छे, ठीक है बेटा लिखो। और आपको पता है, आपके घरों में जो 2 तारों की सप्लाई आती है ना, वो 2 तारों का मिलाकर 230 वोल्ट आपको आपूर्ति देती है। तो लिखो बेटा, इसका मतलब क्या है, इसी के जरिए, इसी प्रणाली के जरिए, इसी प्रणाली यानी कि सिंगल फेज के जरिए, इस प्रणाली के जरिए घरों में 2 तारों के माध्यम से, 2 तारों के माध्यम से, यानी कि 2 तारों के द्वारा कितनी सप्लाई दी जाती है, लगभग 230 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, वोल्ट सप्लाई दी जाती है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा सिंगल फेज में कितने तार, 2 तार, एक फेज और एक न्यूट्रल, उसके माध्यम से कितनी वोल्टेज, तो कितनी वोल्टेज, 230 वोल्टेज। इसीलिए बेटा फेज को क्या बोला जाता है, फेज तथा न्यूट्रल के मध्य मापी गई वोल्टता। इसीलिए फेज की परिभाषा क्या होती है बेटा, फेज क्या होता है, फेज होता है वास्तव में फेज तथा न्यूट्रल के मध्य मापी गई वोल्टता। ठीक है, हाँ वोल्टता। अगर इतना आपको बेटा सिंगल फेज के बारे में पता है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अच्छा तो सर हमारे पास सिंगल फेज थी, तो 3 फेज की कहाँ जरूरत है, तो बेटा हमें हल्का लोड तो ले पा रहे थे, जैसे छोटे पंखे चला पा रहे थे, लाइट चला पा रहे थे, क्या भारी लोड चला पाओगे इससे, सोच के बताओ, बड़ी मोटर है और ये चला पाओगे, नहीं। तो बेटा सिंगल फेज के द्वारा भारी लोड नहीं चलाया जा सकता है। तो लिखो बेटा, सिंगल फेज के द्वारा, यानी कि सिंगल फेज द्वारा भारी लोड चलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, वोल्टेज ज्यादा चाहिए, और इसमें से क्या आ रहा है, 230 ही आ रहा है। ठीक है, सही है, बहुत सही है। अब देखो बेटा, इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका मतलब ये समझा कि क्या सर सिंगल फेज को तात्क्षणिक मान ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आओ बेटा इसको दर्शाएंगे कैसे, इसको कैसे दर्शाते हैं बेटा, इसको ऐसे दर्शाते हैं, E बराबर EM साइन ओमेगा टी। ठीक, सर ये कैसे आया, बिल्कुल ये बताते थे बेटा। क्या होता है, ये मान लो ये मेरी एक फेज प्रणाली है, मान लो ये मेरी एक फेज प्रणाली है, ठीक है, ये एक फेज प्रणाली है, ठीक है, यहाँ से फाई आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत। और यहाँ पर आपका कोई भी एक क्या रखा हुआ है, कोई भी एक चालक रखा हुआ है, मान लो ये चालक है, ठीक है, ये चालक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, इस चालक को मुझे घुमाना है, अच्छा तो इस चालक को मुझे घुमाना है, ठीक है। अब मैं इस वोल्टेज को मानता हूँ, इसको मैं मानता हूँ, तो थोड़ा सा गौर से देख के बताओ बेटा, ये जो होगा ना, यहाँ से अगर एक कंपोनेंट लेता हूँ, ये कंपोनेंट है ना, और ये मेरा फाई है, ठीक है। तो अगर ये इस तरफ इसका फाई एंगल बन रहा है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो जाएगा फाई एम कॉस थीटा, है ना। और इसके जस्ट 90 डिग्री में क्या बनेगा बेटा, फाई एम साइन थीटा, फाई एम साइन थीटा। और मुझे पता है कि कोई भी फील्ड में जब मैं घुमाऊंगा, तो केवल क्या होता है, आघूर्ण हमेशा समकोण पर होता है। क्या बोला मैंने, आघूर्ण हमेशा क्या होता है, समकोण पर। क्यों, क्योंकि टॉर्क बेटा क्या होता है, F इंटू डी साइन थीटा। बेटा सिर्फ ये ध्यान में रखो एक बार प्लीज, है ना, F इंटू डी साइन थीटा। इसका मतलब क्या है, ये जो साइन थीटा होता है ना बेटा, ये क्या होता है, किसी का भी लंबवत हिस्सा होता है, लंबवत बल होता है ना। अब आप सिर्फ ये ध्यान रखो, क्या ये कॉस वाला हिस्सा घुमाएगा या साइन वाला हिस्सा घुमाएगा इसको, तो आप सीधा बोलोगे सर ये साइन वाला हिस्सा घुमा रहा होगा। तो बस इसीलिए बेटा फाई का कौन सा कंपोनेंट लिया जाता है, साइन कंपोनेंट लिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, चलो बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ ये ध्यान रखो, मैं बता रहा था कि साइन ही क्यों लेते हैं हम। ठीक है, चलो। तो E बराबर EM साइन ओमेगा टी, ये क्या है, मानक समीकरण, जो हमने कहा एसी थ्योरी में पढ़ी थी, मानक समीकरण। ठीक है, बहुत सही। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो बेटा आपने एक शब्द पढ़ा था तात्कालिक शक्ति, तो बेटा उसको निकालने के लिए इसका मान ज्ञात किया जाता है इससे। तो बेटा इस समीकरण द्वारा क्या ज्ञात की जाती है बेटा, तात्कालिक शक्ति भी ज्ञात की जाती है, यानी कि एक क्षण पर शक्ति भी ज्ञात होती है, शक्ति भी ज्ञात होती है। सर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा बताता हूँ। मान लो ये तो ओमेगा टी है ना, ये ओमेगा टी क्या होता है बेटा, ओमेगा टी का मतलब क्या होता है, थीटा ही होता है। ठीक है, ठीक। अब देखो, यानी कि यहाँ से मेरा मान क्या निकल गया, यहाँ से हो गया मेरा E बराबर EM साइन
और थीटा। आपको कोई बोलेगा यदि अधिकतम मान जो है, यदि अधिकतम इस क्वेश्चन में पूछ लिया आपको, यदि अधिकतम मान EM बराबर है 10 और थीटा का मान जो है वो है 30 डिग्री, तो बताओ तात्कालिक मान कितना होगा? तात्कालिक मान तो आप बता देंगे। तो तात्कालिक मान क्या हो जाएगा बेटा? कुछ नहीं है, ये क्या है? ये तरंग ही तो है। ये देखो ये एक तरंग ही तो है और ये है इसका अधिकतम मान, ठीक है? और ये किस कोण पे पूछ रहा है? मान लो यहाँ पर 30 डिग्री पे पूछ रहा है, ठीक है? तो बस यहाँ से ये मान रखो, E निकालना है मुझे, ठीक है? E निकालना है, ये देखो आपको गिवन क्या है? आपको गिवन क्या है? EM कितना दे रखा है? 10 और यहाँ क्या है बेटा? साइन 30 और साइन 30 का मान कितना होता है? आप सभी जानते हैं 1/2। तो यहाँ से आता है बेटा 5 वोल्ट। क्या आता है? 5 वोल्ट। तो यहाँ से आप तात्कालिक मान बता सकते हो कि भाई इस बिंदु पर इसका मान कितना है? 5 वोल्ट है। बोलो सही और नहीं? सही है? हाँ, तो बस यही तो है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक आप क्या समझे कि सिंगल फेज क्या होता है? छोटे लोड को वहन करती है, इसके अंदर 2 तार होते हैं और इससे तात्कालिक शक्ति ज्ञात की जाती है, ठीक है? और 2 तार में एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है और दोनों के मध्य 230 वोल्ट हम आपूर्ति करते हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे बेटा बहुकलीय प्रणाली। कौन सी पढ़ेंगे? पॉलीफेज सिस्टम। अब हम समझने के लिए तैयार हैं कि हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें क्या है बेटा, बहुत भारी लोड चलाने थे जहां पर घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत होती है, ठीक है? तो चलो अब पढ़ते हैं बहुफेज प्रणाली, दूसरा, जिसे बहुकलीय प्रणाली कहते हैं, बहुकलीय प्रणाली, ठीक है? चलो बहुत सही। अच्छा सर, इसको बहुकलीय क्यों कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही है। तो जैसा कि नाम से ज्ञात होता है बेटा, इनमें फेजों की संख्या क्या होगी? 2 या 2 से अधिक। लिखो बेटा, इस प्रणाली में इस प्रणाली में इस प्रणाली में फेजों की संख्या कितनी होगी साथियों? 2 या 2 से अधिक होती है। 2 से अधिक होती है, अधिक होती है। इसीलिए तो इसे क्या कहा जाता है? बहुफेज प्रणाली कहते हैं, ठीक है? समझ गए? अब देखो इस बहुफेज प्रणाली में क्या होता है? अब देखो जैसा कि आपको पता था कि भाई एक फेज है, उसके अंदर 2 बार 0 हो रहा है, ठीक है? तो इसके अंदर तो सर 6 बार 0 होगा। नहीं, पर समय तो घट जाएगा ना। आओ समझते हैं इसको। ये मान लो मेरी 3 तरंगे हैं, एक है EX, एक है EY और एक है EZ, ठीक है? EY और EZ मैंने 3 तरंगे ले ली है ना, और ये सब तरंगे माना है ना, माना, और ये सब बेटा क्या है? इन फेज है। और मैं अभी पढ़ के आया हूं, इन फेज का मतलब क्या होता है? इन फेज का मतलब क्या होता है? अभी देखो एसी थ्योरी, इसलिए लाइन से पढ़ा करो। EX, EY और EZ बेटा क्या है? अपना अधिकतम मान, अपना अधिकतम मान बेटा एक ही जगह लेंगे कि नहीं? अधिकतम मान क्या लेंगे बेटा? एक ही जगह लेते हैं। अब देखो बेटा, अगर ये एक ही जगह लेंगे, अगर ये एक ही जगह लेंगे, इसका मतलब ये है मेरी कौन सी? EX, इसी के ऊपर मैंने बना दिया, ये लो बेटा, ये है EY और इसी के ऊपर मैंने बना दिया EZ, है ना? यानी कि ये रही मेरी EX और ये रही मेरी EY और ये रही मेरी EZ। अब देखो बेटा, इन्होंने एक ही जगह लिया, ये तो मेरी क्या हो गई? इन फेज हो गई। क्या हो गई? इन फेज हो गई। अब बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ कोई घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? यहाँ कोई घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? नहीं, क्योंकि फैराडे क्या बोलता है, ये देखो, इन सब की E अगर यहाँ पर है तो इन सब का फ्लक्स भी इसी जगह होगा कि नहीं? इन सब का फ्लक्स देखो, यहाँ EX बराबर EY बराबर EZ है, ठीक है? और इसी के साथ मेरा फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स X, फ्लक्स Y और फ्लक्स Z भी मेरा क्या है? समान है। और यहाँ पर EMF नहीं बनेगा, यहाँ पर तुल्य E नेट जो है मेरा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो बेटा, फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार बेटा इनमें क्या होना जरूरी है? इनमें फ्लक्स परिवर्तन होना जरूरी है। फ्लक्स परिवर्तन जरूरी है, फ्लक्स परिवर्तन जरूरी है। अगर फ्लक्स परिवर्तन ही नहीं होगा, भाई इसका भी इसी जगह, इसका भी इसी, तो फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा तो EMF कैसे बनेगा? सोचो कैसे बनेगा? बनेगा क्या? बनेगा क्या? आप बोलेंगे इसका EMF नहीं बनेगा। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर? आप क्या कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि E बराबर क्या होता है बेटा? फैराडे के नियम के अनुसार E बराबर क्या होता है? -N d∅dt, यानी कि बेटा फ्लक्स में परिवर्तन होना जरूरी है। अब आप सोचो इस फ्लक्स में परिवर्तन होगा कैसे? जब इसे कुछ कुछ क्या है? फेज अंतर पर रखा जाएगा। तो यहीं से बेटा हमारी चीज चालू होती है 3 फेज की, कि इसका अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले, लेकिन क्या हुआ बेटा, इसमें सेम फेज में क्या प्रॉब्लम आ गई कि फेज डिफरेंस नहीं आया। तो देखो क्या हुआ, ठीक है? इसी समस्या को दूर करने के लिए तो लिखो बेटा, क्योंकि फेज डिफरेंस तीनों में नहीं है, तीनों तरंगों में नहीं है, अतः उनमें फ्लक्स परिवर्तन नहीं हो पाता है। फ्लक्स परिवर्तन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। जिससे क्या नहीं होता बेटा? जिससे रिजल्टेंट, यानी कि जिससे क्या कह सकते हैं? परिणामी विद्युत वाहक बल नहीं बन पाता है। विद्युत वाहक बल नहीं बन पाता है, ठीक है? अब देखो, इसीलिए हम क्या करते हैं? इसीलिए 3 फेज प्रणाली में, 3 या कह सकते हैं इसीलिए बहुफेज प्रणाली में सभी फेजों को कुछ क्या फेज डिफरेंस पर रखा जाता है, कुछ फेज अंतर पर रखा जाता है, फेज अंतर पर
रखा जाता है, रखा जाता है। अब बेटा इस फेज अंतर का जो फॉर्मूला होता है ना वो लिखो। तो इस फेज डिफरेंस का मान क्या आएगा बेटा? अब देखो बेटा, ये फेज डिफरेंस बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 360 बटे में n। ठीक है, 360 बटे में n, जहां n क्या है हमारा, जहां n का है हमारा फेजों की संख्या, फेजों की संख्या। बोलो समझ में आया क्या? आसान है ना? हाँ, क्योंकि एक ही जगह पे तो मतलब ही नहीं, इसलिए मुझे कुछ फेज डिफरेंस पर रखना पड़ा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसलिए 3 फेज के लिए मैं बनाता हूँ। यहाँ पर बेटा एक अपवाद है, एक अपवाद है, वो लिखो बेटा। एक अपवाद है, अपवाद का मतलब जो इस नियम को पालन नहीं करता है ना। क्या है बेटा? जो 2 फेज होते हैं ना, 2 फेज बेटा, उसमें फेज कौन इससे नहीं आएगा। 2 फेजों में कितना होता है? 90 होता है। डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि जो 2 फेज प्रणाली होती है उसमें फेजों में कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होता है विद्युत विस्थापन। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम निकलते हैं। अगर मान लो पहला आपका 3 फेज है, 3 फेज है, तो बेटा कैसे निकालोगे? 360 बटे में n की जगह 3, तो बेटा प्रत्येक फेज के बीच में कितना है? 120 डिग्री। कितना है बेटा? प्रत्येक फेज में फेज अंतर, प्रत्येक फेज में अंतर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब सर इसकी जगह कभी 6 फेज हो तो बिल्कुल निकालेंगे बेटा, ये लो। इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपके 4 फेज है ना, तो बेटा कितना रखोगे? 360 बटे में 4 यानी कि 90 डिग्री, है ना। इसके बाद मान लीजिए आपके पास 6 फेज है, मान लो, मानने में क्या है, ठीक है, तो मान लो आपके पास 6 फेज है तो 6 फेज होता है तो कितना हो जाएगा? 360 बटे में 6 यानी कि 60 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा है? बहुत सही। इसके अलावा मान लो कभी, अभी हम बने नहीं है इतना विकसित, लेकिन मान लो कभी बन जाए और हमने 12 फेज बना दिया, मान लो 12 फेज, तो बेटा 12 फेज में कितने हो जाएंगे? मानने में क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये कितना है? 30 डिग्री है, समझ गए। तो इस तरह बेटा अपन कोई भी फेजों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। याद क्या रखना है कि 2 फेज के लिए 90 डिग्री होता है, बाकी इसके लिए सबसे क्या करो? 360 में n का भाग दे दो। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा 3 फेज प्रणाली को। चलिए बेटा, क्योंकि अपना चैप्टर यही है, 3 फेज, 3 फेज प्रणाली। तो सबसे पहले तो यही है कि तीनों में फेज डिफरेंस कितना है? वापस से देखो, 3 फेज में प्रत्येक में फेज कितना है? 120 डिग्री, है कि नहीं? तो लिखो बेटा, पहली लाइन क्या है कि 3 फेज में प्रत्येक कुंडली में 120 डिग्री का क्या होगा? फेज अंतर। तीनों कुंडलियों में, भाई कुंडलियों में ही पैदा करोगे, हाँ, तीनों कुंडलियों में फेज अंतर, फेज अंतर बेटा क्या होता है? 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर? कोई डाउट नहीं सर। अब सर इसमें घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे बनाएंगे? तो देखो अपन पहले समझते हैं, उसके बाद करेंगे। देखो ये मान लो आपकी एक मशीन है, ये आपकी एक मशीन है, ठीक है। अब मशीन आप समझ सकते हैं, इसके बाद मैग्नेट पढ़ेंगे और फिर मशीन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये क्या है? मान लो आपका उत्तरी ध्रुव है और यहाँ क्या है? दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। और किसी भी मशीन में देखोगे तो अगर ये आपकी मैग्नेट है और चुंबक के बाहर की तरफ बेटा, चुंबक के बाहर एन से निकलती है रेखाएं और एस में जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा कि चुंबक के बाहर क्या होता है बेटा? एन से निकलती है और एस में जाती है, और चुंबक के अंदर क्या होती है? एस से एन में जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ से चुंबकीय रेखाएं कैसे जा रही होगी? बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये चुंबकीय रेखाएं जा रही है, ठीक है। अब यहाँ बीच में मेरा क्या बना रहेगा? कोई भी रोटर बना रहेगा या कोई भी आर्मेचर बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, है ना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेटा? भारी लोड को खींचना है। अब भारी लोड को खींचने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? टॉर्क का चाहिए, और टॉर्क हमेशा क्या होता है? घूर्णी होता है। तो मैं क्या करता हूँ? ऐसी वाइंडिंग करता हूँ, ऐसी वाइंडिंग करता हूँ जो एक दूसरे से 120 डिग्री पर हो। तो पहली वाली तो मान लो मैंने यहाँ कर दी, है ना, दूसरी वाली मैंने यहाँ कर दी, और तीसरी वाली मैंने यहाँ कर दी। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, इससे फायदा क्या होगा? ये क्या है? A1 A2, ये क्या है? B1 B2, यहाँ क्या है? C1 C2। सर इससे फायदा क्या होगा पता है? ये तीनों कैसी दिखेगी बेटा? इस तरह से। ये कितना है? 120, ये कितना है? 120, और ये कितना है? 120। अब आपको पता है ये तीनों जो है, ये तीनों जो है वो क्या है बेटा? सबसे पहले ये A, फिर ये B, फिर ये C। अब फेज की परिभाषा क्या होती है? याद करो, फेज की परिभाषा क्या है? जहां तीनों अपने अधिकतम मान को ले। तो बेटा पहले ये अधिकतम मान को लेगी, फिर ये लेगी, फिर ये लेगी। अब ये क्रिया बहुत तेज होगी तो अपने को कुछ घूमता घूमता प्रतीत नहीं होगा। बोलो, नहीं समझ में आ रहा? सुनो बेटा, तीनों फेज, मैंने फेज की परिभाषा क्या बताई थी? फेज वो होता है जहां पर कोई भी तरंग अपना अधिकतम मान लेती है ना। तो देखो पहले ये लेगी अधिकतम, फिर ये लेगी, फिर ये लेगी, फिर ये लेगी, फिर ये लेगी, फिर ये लेगी। इस तरह घूमने चुंबकीय क्षेत्र बना के नहीं, बना के नहीं, और बेटा इसीलिए ये घूमना चालू करता है। समझ गए? समझ गए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीजें समझ में आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत सही। ठीक है, अब देखो फैराडे का नियम क्या कहता है? फ्लक्स में परिवर्तन होना जरूरी है ना। अब देखो ये फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? तीनों में हो रहा है, फटाफट फटाफट परिवर्तन हो रहा है। पहले ये इस तरह गोल 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 घूमेगी, है ना। तो बेटा यहाँ पर एक टॉर्क लगेगा और ये क्या करेगी? इन चुंबकीय लाइन को काटेगी और यहाँ से बल उत्पन्न होगा। ठीक, समझ गए? समझ गए? पक्का समझ गए? ठीक है। अब देखो बेटा, इस 3 फेज को दर्शाते कैसे हैं? सुनो बेटा, 3 फेज को कैसे दर्शाते हैं, आओ। 3 फेज, फेजों का निरूपण, 3 फेजों को कैसे दर्शाया जाता है? अब हमेशा ध्यान रखना बेटा, 3 फेज का निरूपण कैसे किया जाता है बेटा? थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, अब देखो प्रत्येक फेज 120 डिग्री पर है, बिल्कुल है। अब देखना बेटा, ये पहली तरंग है, ये बना दिया मैंने 0, ये क्या हो गया? पाई, ये क्या हो गया? 2 पाई। ठीक है, ये पाई यानी कि क्या है बेटा? 180। अब 180 को मैं क्या 2 भागों में बांट दूं, पाई बाई 3 और पाई बाई 6। बोलो कर दूं क्या ऐसा? ठीक है, तो दूसरी तरंग बेटा यहाँ से ये बना दो, ठीक है, और तीसरी तरंग क्या बना दो? यहाँ से। देखो आराम से, कोई दिक्कत। ठीक,
अब देखो बेटा तीनों तरंगे, दो तरंगे एक दूसरे से कितना है 120 डिग्री पर दूर होगी, ठीक है। अब सुनो कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी क्या है ए तरंग, ये है बी तरंग और ये है सी तरंग। यहाँ ए ने अपना अधिकतम लिया या बी ने लिया या सी ने लिया। बेटा इस तरह से क्या करती है, तीन फेज आपस में चलती रहती है और आपका कार्यविधि पूरी संपन्न होती है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा पता है, ये देखो यहाँ पे ये ए को पकड़ो बेटा, ए यहाँ पर 0 है तो देखो यहाँ पर सी ने अपना अधिकतम ले लिया। कहीं पे भी देख लो बेटा, यहाँ बी 0 है तो देखो ए का मान आ गया। देखो देखो आराम से देखो, इसका फायदा क्या है, फायदा समझो बेटा। देखो यहाँ लिखो बेटा तीन फेज के फायदे, तीन फेज के फायदे, क्योंकि बेटा आजकल टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं तो ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसमें ए जब 0 आएगा, यहाँ पर देखो बेटा जब बी का मान 0 है, ये यहाँ पर बी का मान 0 है तो देखो बेटा जब बी का मान क्या है 0 है तो उसमें देखो ए का मान अधिकतम है कि नहीं, ए का मान मैक्सिमम है। तो यानी कि 0 मिला क्या मुझे, यानी कि मुझे 0 नहीं मिला, बहुत सही। अब देखना बेटा यहाँ पर देखो सी का मान 0 है ना, और जैसे ही सी का मान 0 हुआ तो बेटा देखो बी का मान मैक्सिमम हो गया, हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ है ना। ये यानी कि 0 मिला नहीं। अब देखना बेटा यहाँ पर ए का मान 0 हुआ तो देखो बी और सी दोनों मिल गए, जैसे ए का मान 0 हो गया तो मुझे बी और सी दोनों मिल गए, बी और सी दोनों मिल गए, है ना। यानी कि मुझे 0 नहीं प्राप्त हो रहा, यही तीन फेज का सबसे बड़ा फायदा होता है। और सिंगल फेज में देखो, सिंगल फेज में देखो, ओहो ये देखो ये सिंगल फेज है बेटा, जहां पे आपका एक ही तरंग है, अब यहाँ 0 है तो इसको बचाने वाला कोई नहीं है। और तीन फेज में क्या ये सुविधा है कि जहां 0 आता है वह दूसरा फेज अपना अधिकतम मान ले लेगा। यही बेटा आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। समझ गए, समझ गए। तो बेटा ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि चाहे बी भी 0 होगा तो ए मान देगा, ए 0 होगा तो सी दे देगा, ये 0 होगा ये, मतलब कुल मिला के अपने को वेव्स मिलती रहेगी, ठीक है। समझ गए। अब देखो बेटा प्रत्येक फेज जो होती है ना, अब यहाँ से तो वैसे तो पॉजिटिव फेज नेगेटिव फेज सीक्वेंस में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले बेटा ये देखो कि तीन फेजों को दर्शाते कैसे हैं, तीन फेजों को दर्शाते कैसे हैं। तो बेटा एक टॉपिक आता है फेज सीक्वेंस। कौन सा आता है, फेज सीक्वेंस। पहले तो इसको लिखो बेटा ई ए, देखो सबसे पहले लिखते हैं फेज सीक्वेंस। तो बेटा सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फेज सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं, फेज सीक्वेंस कितने प्रकार, और इसका फायदा ये भी लिख दो। तीन फेज का फायदा क्या है कि इससे घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ये देखो बना के बताया मैंने ये। तो इसका फायदा क्या है, इससे इससे क्या बनता है बेटा, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और इस घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, सारी मशीन जो भी मोटर्स होती है आपकी या जो भी होता है सेल्फ स्टार्टिंग का नेचर आ जाता है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और वो किसके लिए जरूरी है, मशीनों के लिए ना, मशीनों के लिए, ठीक है। इसलिए और इससे क्या कर सकते हो बेटा, भारी लोड को भी उठा सकते हो। और इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, भारी लोड भी चला सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत सही, बहुत सही। अब देखो बेटा आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है फेज सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा आप हमेशा ध्यान रखना फेज सीक्वेंस आपको तीन कहेंगे लोग, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन एग्जाम में नंबर लाना है तो बेटा फेज सीक्वेंस दो ही होते हैं, एक पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और एक नेगेटिव फेज सीक्वेंस। आ जाओ बेटा, तो यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे, फेज सीक्वेंस कितने होते हैं बेटा, दो होते हैं। कौन से होते हैं, दो। अब ये दो कौन से होते हैं, दो होते हैं बेटा। एक तो होता है धनात्मक फेज सीक्वेंस, पहला क्या होता है धनात्मक फेज सीक्वेंस, और दूसरा क्या होता है बेटा ऋणात्मक फेज सीक्वेंस। दूसरा क्या होता है ऋणात्मक फेज सीक्वेंस, धनात्मक फेज सीक्वेंस और ऋणात्मक फेज सीक्वेंस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा इसके अंदर छोटी सी चीज समझनी, आपको सारी चीजें समझ में अपने आप आ जाएगी। मुझे बताओ ये क्या है बेटा, फेज सीक्वेंस क्या है, जहां अपना अधिकतम मान लेती है, ठीक है। अब देखो बेटा इसको क्या कहते हैं वो चीज जानो बेटा। धनात्मक फेज सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको किसी एक फेज को लेके काउंटर क्लॉकवाइज में घुमाया जाता है ना, ठीक है। तो लिखो बेटा यहाँ पर धनात्मक फेज सीक्वेंस, इसे क्या बोला जाता है, इसे काउंटर, कहा तो यही जाता है बेटा, इसे काउंटर क्लॉक सीक्वेंस कहते हैं, सीक्वेंस भी कहते हैं। पहली बात इसे क्या कहते हैं बेटा, काउंटर क्लॉक सीक्वेंस कहा जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा इसके बाद इसमें भी क्या होता है बेटा, लेकिन इसमें होता क्या है, इस प्रक्रिया में अभी समझाता हूं, इस प्रक्रिया में किसी एक फेज को स्थिर करके अन्य को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको अन्य को क्या किया जाता है बेटा, काउंटर क्लॉक कराया जाता है, इसे काउंटर क्लॉक सीक्वेंस, एक मिनट, इसे क्लॉक सीक्वेंस कहा कहते हैं। एक मिनट बताता हूं बेटा कहते हैं। अब देखना अन्य को क्या किया जाता है बेटा, एंटी क्लॉक करके या काउंटर क्लॉक करके, अभी समझ में आता है, काउंटर क्लॉक करके ज्ञात करते, एक बार लिख दो फिर मैं समझा दूंगा, ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब ऋणात्मक फेज सीक्वेंस में क्या होगा, देखो इसे क्या कहते हैं, क्लॉक सीक्वेंस कहते हैं, और उसे क्या बोलोगे, उसे कहोगे काउंटर क्लॉक सीक्वेंस। इसे काउंटर क्लॉक सीक्वेंस कहा जाता है, सीक्वेंस कहते हैं, काउंटर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये ज्ञात कैसे करोगे, इसमें भी वही करोगे, एक सीक्वेंस को फिक्स करें, इसमें एक सीक्वेंस को
क्या करना किया जाता है, स्थिर करके अन्य को क्लॉकवाइज द्वारा ज्ञात किया जाता है, क्लॉकवाइज ज्ञात करते हैं। अभी समझा दो बेटा, अब ये भाषा तो यही है, आपको समझनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखो कुछ दिक्कत नहीं बेटा, धनात्मक में क्या होता है, इसे क्लॉकवाइज सीक्वेंस कहते हैं, अभी समझा दूंगा। और ऋणात्मक में क्या होगा बेटा, इसमें एक को फिक्स करके क्या किया जाता है, काउंटर क्लॉकवाइज उल्टा घुमाया जाता है, ठीक है। सही तरीका यही है बेटा, लेकिन नंबर आपको इससे मिलेंगे तो आपको ये रटना ही पड़ेगा। ऋणात्मक में क्या होगा, इसे क्वांटर क्लॉकवाइज कहते हैं, यानी कि उल्टा, घड़ी के उल्टी दिशा में। लेकिन इसको ज्ञात कैसे करोगे, सीधी दिशा में घुमाकर। आओ समझाता हूं मैं। देखो आपको पता है मेरे तीन फेज होते हैं, एक क्या होता है आर, एक क्या होता है वाई, और एक क्या होगा बेटा बी। होंगे कि नहीं, आर वाई बी तीन होंगे फेज, बिल्कुल होंगे। अब देखो बेटा, एक यहाँ पर बना दो, ये आर, ये वाई और ये बी, ठीक है। चलिए इन तीनों के मध्य कोण कितना है, 120। यहाँ पे भी कितना है बेटा, 120। और यहाँ पर भी कितना है, 120, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। अब देखो इसको मैंने क्या लिखाया था, इसे क्या कहते हैं, इसे क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। देखो धनात्मक ये रहा, धनात्मक को क्या बोला जाता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी कैसे चलती है, इस तरफ, ठीक है। और ऋणात्मक क्या होता है बेटा, इस तरफ, ठीक है। इसको ज्ञात ऐसे ही करोगे, लेकिन होता क्या है, अब देखो बेटा सबसे पहले क्या आएगा, आर। मैंने इस आर को फिक्स कर दिया है ना, और इधर भी आर को फिक्स कर दिया। तो बेटा इन इसकी तीन फेज कैसे होगी, आर, उसके बाद फिर कौन आएगा, वाई, फिर कौन आएगा क्लॉकवाइज में, बी, ठीक है। तो बेटा ये इसकी फेज सीक्वेंस है, ठीक है। आपको पूछेगा और कौन कौन सी होती है, तो बेटा और होती है, फिर वाई को लो तो ये हो जाएगा वाई, फिर पीछे आएगा बी और फिर आएगा आर, ठीक है। अब बी को लो तो फिर आएगा बी, पीछे पीछे आएगा आर और फिर आएगा वाई। बेटा ये सीक्वेंस कौन सा है आपका, धनात्मक फेज सीक्वेंस, इसको कहते हैं धनात्मक फेज सीक्वेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बेटा। यहाँ क्या बताया था बेटा, काउंटर क्लॉकवाइज उल्टा, ये देखो इसे क्या कहते हैं, काउंटर क्लॉक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है, ताकि फटाफट आंसर निकल जाए। तो देखो आर लो, और काउंटर क्या होता है, घड़ी के उल्टी दिशा में चलो ऐसे। इसमें क्या था, घड़ी के सीधी दिशा में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आर लो, फिर कौन आएगा बेटा बी, और फिर कौन आएगा वाई, ठीक है। सबसे पहले आर आएगा, फिर बी आएगा, फिर वाई आएगा। अगला सीक्वेंस क्या निकल जाएगा, अगला निकल जाएगा बी को लो तो बी, पीछे पीछे आ जाएगा वाई, फिर आ जाएगा आर, और इसका अगला क्या हो जाएगा बेटा, वाई आगे आगे, पीछे पीछे आर और ये बी। ये देखो बेटा दोनों अलग अलग फेज सीक्वेंस है, दोनों अलग है, ठीक है। तो इसी तरह ये निकलता है धनात्मक और ये निकलता है ऋणात्मक फेज सीक्वेंस। लेकिन वैसे बेटा एग्जैक्ट इसका लोकेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जो मैं हमेशा बताता हूँ। ये इसका सही मान है कि इस प्रक्रिया में एक फेज को स्थिर रखा जाता है और अन्य को काउंटर क्लॉक घुमाया जाता है, और इसमें क्लॉकवाइज होता है। देखो मैं बताता हूँ इसमें एग्जैक्ट कैसा होता है बेटा, ये होता है, ये आर पकड़ा, इस आर को पकड़ो और फिर देखो कैसे घुमाऊंगा मैं इसको, काउंटर क्लॉकवाइज उल्टा घुमाऊंगा। तो इसके बाद कौन आएगा, वाई, तो ये आया वाई, फिर ये आएगा बी आया। उसी तरह देखो इसको फिक्स किया, अब क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या आया बी, फिर कौन आया वाई। तो बेटा एग्जैक्ट ऐसे निकलता है ना। लेकिन क्या करें, अब आपको नंबर कमाना है तो आपको ये दोनों रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। और मैं नहीं चाहता आपका एक भी नंबर कटे, ठीक है, समझ गए। तो बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, होता वही है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि ये काउंटर क्लॉक कहते हैं, उसे उसे कहते हैं काउंटर क्लॉक, इसे कहते हैं क्लॉक सीक्वेंस, ठीक है। चलो बहुत सही, समझ गए। आराम से आप फेज सीक्वेंस निकाल पा रहे हो, कोई भी तरंग का निकाल सकते हो, कोई भी, है ना। एक और एग्जांपल दूं, ये लो एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये लो एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए आपको ये दे दिया ए, यहाँ दे दिया बी, यहाँ दे दिया सी। अब बोलेगा बताओ इसका ऋणात्मक फेज सीक्वेंस क्या है, ठीक है, ऋणात्मक फेज सीक्वेंस। तो बेटा कैसे निकालोगे, देखो ऋणात्मक का मतलब कोई भी एक फिक्स कर लो ए, और फिर कैसे निकालना है इसको, काउंटर क्या, चलो काउंटर के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलो, है ना। तो सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अब एक निकल गया, अब उसको भूल जाओ, फिर सी, पीछे पीछे बी और ए, फिर क्या आ जाएगा बेटा बी, और पीछे पीछे ए और सी, ठीक है। ये ऋणात्मक आ गया। अगर इसका धनात्मक पूछेगा तो धनात्मक कैसे निकल जाएगा, कोई भी एक फिक्स कर लो बेटा, ये ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे चलना था, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें कैसे चलोगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये क्या है धनात्मक, धनात्मक में क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है, धनात्मक फेज सीक्वेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चलोगे बेटा, सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, और दूसरा क्या आ जाएगा, बी को ले लो, ये आ जाएगा बी सी और पीछे चला जाएगा ए, फिर सी को ले लो तो सी ए और पीछे चला जाएगा बी। बेटा ये आपके दोनों सीक्वेंस आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कोई भी तरंग का आप सीक्वेंस आसानी से निकल सकते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि आप इसी को याद कर लो, ठीक है, ताकि नंबर गलत नहीं हो। ऋणात्मक यानी कि उल्टा घुमा दो, और धनात्मक यानी कि सीधा घुमा दो, ठीक, खत्म बात, समझ गए। और अंत में बेटा अपन चलते हैं सिंगल फेज और थ्री फेज के बीच में महत्वपूर्ण अंतर कौन से होते हैं वो जानने के लिए, ठीक है। आओ तो अब देखते हैं बेटा एकल कला और बहुकला में अंतर। एकल कला एवं बहुकला में अंतर, ठीक है। चलिए क्रम संख्या, ये क्या है एकल कला, ये क्या है बहुकला।
पहला क्या है, पहला अंतर एकल कला और बहुकला में, तो बेटा इसमें क्या होता है, कम वोल्टता प्राप्त होती है, इसमें अधिक वोल्टता प्राप्त होती है। तो पहला अंतर क्या है, इसमें कम वोल्टता प्राप्त होती है, और इसमें क्या है, इसमें अधिक वोल्टता प्राप्त होती है ना, प्राप्त होती है। कैसे, अभी बताते हैं कैसे। ठीक है, इसके अंदर कुल वोल्टेज कितनी होती है, एकल कला में कुल वोल्टेज कितनी होती है, ये बहुकला की जगह क्या लिख दो बेटा, 3 कला लिख दो, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज और लिखो, चलिए मैं अभी लिखाता हूँ, 2 मिनट। चलो, इसके अंदर क्या लिखोगे, इसमें कम वोल्टेज प्राप्त होती है और इसमें अधिक वोल्टेज प्राप्त होती है। बेटा इसमें क्या होता है, एकल कला मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है क्या, नहीं, और 3 कला मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तो बेटा एकल कला से जो एकल कला मोटर बनती है ना, इसमें मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, नहीं होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसमें मोटर जो बनती है ना 3 कला की, वो क्या होती है बेटा, सेल्फ स्टार्टिंग होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अगला तीसरा पॉइंट कैसा है बेटा, इसका आउटपुट जो होता है, इसमें जनित्र का आउटपुट क्या होता है बेटा, 3 कला से आधा होता है। इसमें क्या होता है बेटा, आउटपुट जो जनित्र बनता है ना सिंगल फेज का, इसका जनित्र का जो आउटपुट होता है, आउटपुट वो क्या होता है बेटा, 3 फेज से आधा होता है, 3 फेज वाले जनित्र से, 3 फेज जनित्र से क्या होता है बेटा, आधा होता है, 1/2 होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें जो जनित्र बनेगा, जनित्र का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा बेटा, जस्ट इसका उल्टा, एक फेज वाले से, एक फेज जनित्र से, एक फेज जनित्र से कैसा होगा बेटा, दुगना होगा, इंटू 2 होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एकल कला में पल्सेटिंग टॉर्क होता है, एकल कला में क्या होता है, पल्सेटिंग टॉर्क होता है। इसमें टॉर्क कैसा होता है, इसमें टॉर्क कैसा होता है, पल्सेटिंग, पल्सेटिंग। ठीक है, इसमें टॉर्क कैसा होता है, पल्सेटिंग, इसमें टॉर्क कैसा होता है, पल्सेटिंग। ठीक है, और इसमें टॉर्क कैसा होता है, पूरी तरह से लगने वाला टॉर्क होता है, और इसमें क्या होता है, बहुकला में हमेशा समान टॉर्क बनता है, समान टॉर्क बनता है। पल्सेटिंग यानी कि जो पल्स के फॉर्म में होता है, और इसमें समान टॉर्क बनता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलिए उसके अलावा और क्या है कि इसके अंदर दोष होते हैं, और ये सारी आप चीजें, छोटी छोटी चीजें जानते हैं। इसमें क्या होता है, लोडिंग अच्छी हो सकती है, इसमें कम लोड होता है, कम लोड वहन होता है, और इसमें क्या कर सकते हो, इसमें ज्यादा लोड ले सकते हो, ज्यादा लोड वहन होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो चूक गया था, वो मैं कर देता हूँ, ये रहा ये पेपर। इसमें आपको जो 3 फेज होते हैं, उनमें तीनों फेजों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे करते हैं, यानी कि 3 फेज निरूपण कैसे किया जाता है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए आपको पता है, मान लीजिए ये पहली है मेरी आर, ये क्या है बेटा वाई, और ये क्या है जेड, है ना। तो देखो अगर ये 120 डिग्री है तो हमेशा कहाँ चलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज में समझते हैं। ठीक है, तो ये बेटा 120, ये 120 और ये भी 120, तो बेटा इसे दर्शाते कैसे हैं, तो इसे दर्शाते कैसे हैं, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे ये वाली ई आर। तो ई आर क्या होता है बेटा, वो होती है EM साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद EY, EY क्या है बेटा, पीछे की तरफ है ना, पीछे की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, EM साइन ओमेगा टी माइनस कितना लिखूं, 120 डिग्री को कैसे लिखते हैं, 2π/3। देखो किसी को नहीं लिखना आता है तो सुनो बेटा, जब भी डिग्री होती है ना, इस डिग्री को आपको किस में बदलना है, रेडियन में। तो बेटा क्या करोगे आप, π/180 से गुणा करते हो, है ना। तो 120 को जब मैं π/180 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 2π/3, तो मैंने वही लिखा है 2π/3 पीछे। उसी तरह बेटा तीसरा क्या है, EZ, वो क्या है EM साइन ओमेगा टी, और यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, देखो 120 और 120 कुल मिलाकर कितना हो गया, 240। तो 240 को कैसे लिखते हैं, तो 240 इंटू π/180, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, यहाँ हो जाएगा